गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं विवेक शुक्ला वीएस इनोवेटिव जीएस सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज लाए हैं कि बायोडाइवर्सिटी पर विदेशी जातियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जीव जंतु, विभिन्न प्रकार की जातियाँ, अनेक जीव जंतुओं को उनका भोजन मिल जाता है। तो आइए देखते हैं सीधे सीधे कि विदेशी जातियों के प्रवेश से बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। जैव का मतलब जीव विविधता में विभिन्न प्रकार के जीवों की वैरायटी की अगर बात की जाए तो जैव विविधता की बात की जा रही है। तो विदेशी जातियों के प्रवेश से जैव विविधता को खतरा कैसे? देखिए, विदेशी जातियों की जैव विविधता की बात की जाए तो उससे तरीके से खतरा है, क्योंकि अगर विदेशी जाति आ गई तो उनके आवास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आवास हरास होने का और जो पर्टिकुलरली जो जाति रहती है उसका पलायन करने का खतरा होता है। तो आइए देखते हैं विदेशी जातियों के प्रवेश से जैव विविधता को खतरा कैसे। नंबर 1, असंतुलन यानी अनबैलेंस्ड हो जाएगा। असंतुलन मतलब ये है कि कोई भी जाति पर्टिकुलरली यहाँ पर रह रही है और यहाँ से कोई विदेशी जाति यहाँ से आ गई है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, यहाँ असंतुलन हो जाता है। अगर स्थितियाँ ठीक रहीं तो एडाप्टेशन हो सकता है, लेकिन अगर नहीं रहीं तो यहाँ की जो जाति है वो आगे अनुकूलित जगह पर जो है पलायन कर जाएगी। समझ रहे हैं? तो असंतुलन की बात यह है, गाजर घास। जैसे जब 1962 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो इंडिया के प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय देश में बड़ी प्रॉब्लम थी। दो युद्ध हुए थे 1962 में ठीक है, चीन ने तुरंत कर दिया, फिर 65 ने। तो ये जो दो युद्ध हुए उस समय भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई। तो हमारे यहाँ से गेहूँ जो है अमेरिका से मंगवाना पड़ा, और उस अमेरिका ने क्या किया, उसके साथ में चाहे जानबूझ के किया हो चाहे धोखे से आ गया, एक गाजर घास नाम की एक खरपतवार कह लीजिए ये आ गई। और आज आप देख सकते हैं कि जिस कृषि क्षेत्र में एक गाजर घास पनप गई तो वहाँ फिर अन्य चीज़ें उगाना का भी मुश्किल होता है। तो गाजर घास आ जाती है तो क्या होता है, उसकी वृद्धि प्रभाव पड़ता है, उसकी वृद्धि प्रभाव पड़ता है, उसके उत्पादन प्रभाव पड़ता है। तो फिर वृद्धि प्रभाव के साथ साथ फिर देखते हैं लल्टेना कैमारा का पूरा नाम है। तो जहाँ पर ये उग जाती है घास वहाँ पर जो है वृद्धि, उसका उत्पादन, सारी खाद पानी वही ले लेता है और ये वृद्धि कर जाता है, और जो अमुक फसल है वहाँ पर काम नहीं कर सकती है अच्छे से। तो देखते हैं कि जातियों का विलोपन जो है, विलोपन मतलब नष्ट हो जाना, विलुप्त हो जाना। लिखा हुआ इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। यहाँ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और विधि का विधान भी ऐसा है कि उत्थान पतन, जीवन मरण सब चलता रहता है, ठीक है। तो विदेशी जातियों का विलोपन, तो ये तो हो गया। जैसे एशियन लाइन है, एक दुर्लभ प्रजाति है इस समय, एशियन लाइन विलुप्त। अगर विलुप्त जाति की बात की, लिखे डोडो, ठीक है, डोडो पक्षी है। एक था पहले आर्कियोप्टेरिक्स, ये सरीसृप और पक्षी वर्ग की संयुक्त प्रजाति थी, ठीक है। यानी इसमें पक्षी के गुण भी मिलते थे और सरीसृप वाले गुण भी मिलते थे। ये जो है इस तरीके से प्रजातियां विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, विलुप्त हो गई हैं। अब देखिए इसमें है मानवीकृत। देखिए, मनुष्य ने विज्ञान के साथ साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पृथ्वी का यानी प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, और प्रकृति के संतुलन बिगड़ने से उसने हमारा संतुलन, हम सब जीव जंतुओं का संतुलन बिगाड़ दिया है, ठीक है। तो मानवीकृत क्या है, मनुष्य ने क्या किया, उन्नति कर ली, यानी औद्योगिकरण कर लिया, फसलों में तरह तरह के कीटनाशी पेस्टिसाइड्स जो है उनका यूज कर लिया। तो इससे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन निश्चित रूप से उर्वरा शक्ति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, ठीक।
ठीक है। तो मानवीय कृत्य से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, जिस तरीके से हम देखते हैं आज उन्नति की है मनुष्य ने, नीचे से कहिए कि जल थल नभ सब जगह मनुष्य के यान, डिफेंस के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उसने उन्नति की है और उन्नति के साथ साथ उसने प्रकृति का बैलेंस भी बिगाड़ दिया है। तो मानवीयकृत चीज़ें हैं, पॉल्यूशन हो गया है, उससे विषैली गैसें हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति पैदा हो गई है, ठीक है। शहरीकरण क्या है? रोजगार कमाने के लिए गांव से लोग शहर में पलायन कर जाते हैं, ठीक है, रोजगार के लिए, लेकिन वहाँ फैक्ट्रियाँ उतनी नहीं है, वहाँ बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, वहाँ लोग देखते हैं तो इंडस्ट्री, यानी फिर नई नई जगह जो खेत हैं, इनको जो जहाँ पर वन है, जंगल हैं, इनको काट के फिर यहाँ पर जो नए इंडस्ट्रीज शुरू कर दिए जाते हैं। और इससे क्या होता, यहाँ की जो जीव जंतु हैं, यहाँ का जो बायोस्फीयर है, यहाँ का जो इकोसिस्टम है, सब कुछ बिगड़ जाता है। सब बिगड़ने के साथ साथ क्या होता है, प्रकृति के साथ जो जीव जंतु का जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है। इससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो शहरीकरण कह सकते हैं। और वही बात है कि प्लास्टिक के फूल में खुशबू ढूंढ रहे हैं हम लोग आजकल, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखा यहाँ पर विलोपन कितने प्रकार का है। विलोपन एक तो नैसर्गिक विलोपन है, प्रकृति के साथ हर जीव जंतु, हर वस्तु की एक आयु है, एक समयावधि है, ये कब तक काम वाली रहेगी, कब तक वो जीवित रहेगी। अगर मनुष्य की बात की जाए तो 25 से लेकर 45-50 लाख, 25 से लेकर 45 या 50 लाख वर्ष तक ही जो ह्यूमन नाम का जो प्राणी है ये जीवित रहेगा। आफ्टर इट बिकम डिस्पेयर्ड, गायब हो जाएगा, ये प्रजाति लुप्त हो जाएगी। ये धरा का प्रभाव है, ये ऐसा चलता रहता है। समूह विलोपन की बात की जाए, अगर समूह विलोपन की बात की जाए तो समूह विलोपन का मतलब होता है बहुत बड़ा कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, प्राकृतिक संकट आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, अक्षय अपरदन, ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं। तो ये प्रकृति चीज़ें हैं। तो या बहुत बड़ी कोई महामारी आ गई है, तो इससे क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा पूरा समूह का समूह, जात की जाति विलुप्त रहती है। जैसे आप देख लीजिए हड़प्पा की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसका भी आज तक सही से पता नहीं लगा पाया क्या हुआ। कुछ तो कहते महामारी हो आई, लोग क्या, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं हो गया है। मानवीकृत, मनुष्य के द्वारा, हमने शहरीकरण बताया था, तो मनुष्य के द्वारा मनुष्य ने प्रकृति के साथ कहना चाहिए अननेसेसरी इंटरफेयर किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि प्रकृति ने हमें कोविड जैसी बीमारी दी, कोविड जैसी महामारी दी। अन्य तरीके से भी प्रकृति ने हमको हमारे किए का भुगतान किया। और क्या क्या कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं फिर मानवीकृत मनुष्य विलोपन तो हुआ है धीरे धीरे, लेकिन मनुष्य ने अपनी जो एक्टिविटीज़ की है उससे भी विलोपन की जो दर है ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए गिद्ध की बात की जाए तो जो डाइक्लोफेन नाम की जो दवा आती है उससे किडनी खराब होती है, उससे क्या होता है, गिद्ध मृत्यु हो गई। और इससे क्या होता है, जो प्रकृति का सिस्टम था, जो डिकम्पोजर वाला काम गिद्ध करता था वो नहीं कर पा रहा है, और उससे तरह तरह के उसकी सड़न से बीमारियां फैल जाती हैं। उस तरीके से भी देख सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हम जैव विविधता संरक्षण कर सकते हैं, ये दो तरीके दिए गए हैं, एक इन सिटू, एक एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब ये होता है कि संकटग्रस्त जातियों, पादप और आदि कहना चाहिए स्पीसीज को उन्हीं के स्थान पर जहाँ पर प्राकृतिक रूप से निवास कर रही थी, उन्हीं के स्थान पर उनको संरक्षित कर देना इन सिटू कहा जाता है। स्वस्थाने, इन सिटू मतलब स्वस्थान, अपने ही स्थान पर। जैसे सुंदरवन में बंगाल टाइगर का संरक्षण किया गया, सुंदरवन में बंगाल टाइगर का संरक्षण किया गया है। इन सिटू की बात की जाए, जैव मंडल क्षेत्र है, राष्ट्रीय पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, सामुदायिक वन है। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि राष्ट्रीय पार्क क्या होता है, 1971 के जो वन नियम के अनुसार किस तरीके से क्या है, पूरी बात हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि सामुदायिक वन, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क ये सब क्या होता है। आज यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्स सिटू क्या है। स्वर स्थान, यानी जो स्थान जिन स्पीसीज का है, संकटग्रस्त जातियों का है, उनको वहाँ से ले जाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि वो एडॉप्टेड होकर अपना जीवन
जीत को अर्जन कर सकें, या कह लीजिए कि वो स्थितियाँ पैदा कर दी जिससे वो वृद्धि करें, विकास करें। ठीक है, तो एसिडों की अगर बात की जाए तो डीएनए बैंक, सीड बैंक। डीएनए बैंक का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब डीएनए जो मनुष्य के हर जीवधारी के अंदर होता है, उसको द्रव नाइट्रोजन में बहुत ही माइनस से भी बहुत ज़्यादा नीचे डिग्री पर रखा जाता है, ताकि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो निलंबित हो जाएं। ठीक है, जिससे उनके पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये सीड बैंक का भी है, विभिन्न प्रकार के सीड्स हैं जो बीज हैं, उनको भी द्रव नाइट्रोजन में रखा जा सकता है। वनस्पति उद्यान का मतलब वर्टिकल जो गार्डन है, इसका मतलब ऐसा नहीं वो फूल पौधे हैं। इस वनस्पति उद्यान में जो है अगर देखा जाए तो जो संकटग्रस्त पादप हैं, संकटग्रस्त पेड़ हैं, अगर उनको देखा जाए तो वर्टिकल गार्डन में ये संरक्षित किए गए हैं। प्राणी उद्यान की अगर बात की जाए, जिसको हम चिड़ियाघर कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं एक चिड़िया से नहीं, बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु वहाँ संरक्षित किए जाते हैं, ताकि वो वहाँ से अनुकूलित होकर अपनी कहना चाहिए वृद्धि कर सकें, विकास कर सकें, प्रजनन जैसी जो आवश्यक चीज़ें वो करें। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं और कि एक्सिटू यानी परिस्थानों की हमने बात की। उसके बाद हम देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब ये होता है बायोस्फीयर का सीमांकन करना, जैविक विविधता को संरक्षित करना। इसके अंतर्गत पेड़ पौधों, पशु पक्षियों तथा लघु प्राणियों, जलाशयों, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण प्रदान करना, इनका सीमांकन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। तो बायोस्फीयर दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो मतलब होता है जीव, ठीक है, स्फीयर से जीवों का घेरा, ऐसा स्थान जहाँ पर जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। अब चाहे वो जलाशय हो, चाहे वो कोई धरोहर हो, चाहे वो प्राकृतिक इमारत हो, चाहे वो सांस्कृतिक कोई चीज़ हो, उसको हम बायोस्फीयर कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूनेस्को नाम की संस्था जो है इसको संरक्षित करती है। आइए यहीं पर यूनेस्को को भी हम देख लेते हैं, यूनेस्को क्या है। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड द सोशल काउंसिल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक जो काउंसिल है, समिति। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो बर्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस यानी फ्रांस में है। उसके बाद देखते हैं हम कि इसकी जो स्थापना है 16 नवंबर 1945 को हुई थी और हेड डायरेक्टर जनरल एंड्रे एजोली हैं। इसका कार्यक्रम क्या होता है, जैसा कि यूनेस्को जो शब्दों से बना है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है गलत लिखा हुआ है, यूनेस्को ही गलत लिखा हुआ है, तभी तो मैं कहूँ क्या है यूनेस्को। अब ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका काम है जैसे सारे देश में शांति हो, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, उसमें अपार जनधन की हानि हुई है। गरीबी उन्मूलन, गरीबी को नष्ट करने का काम इसमें होता है। शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान का प्रचार प्रसार करना। इमारतों और जो इमारतें हैं और जो लिखा है पार्क, इमारतें और पार्क में बगीचा, उद्यान जो भी है उसको संरक्षित करना। यूनेस्को की जो साइट है वो 40वां है, इसमें धौलागिरी गुजरात का हुआ है। उसके बाद देखते हैं आगरा का किला यूनेस्को से रिजर्व किया गया यूनेस्को द्वारा। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जयपुर सिटी, कोणार्क जब सूर्य मंदिर है। और उसके बाद हम देखते हैं कंचनजंगा है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। धुआंधार जलप्रपात 2021 में हुआ था। हम्पी है कर्नाटक का। सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है 2021 में हुआ था। तो इधर देखते हैं कि टोटल साइटें जो है 40 हैं, 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। ये काम यूनेस्को करता है। यूनेस्को संस्थान है जो पेरिस में है, आपको हमने बताया है। आइए फिर देखते हैं सीधे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर सिस्टम बना हुआ है। ये बायोस्फीयर का एक
चित्र बना हुआ है, ये है कोर जोन। कोर जोन मतलब होता है नो ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ पर किसी प्रकार की मनुष्य की कोई क्रियाकलाप उसका नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं बफर जोन। बफर जोन की बात की है, बफर का मतलब होता है दो लेयर या दो चीज़ों के बीच की जगह बफर जोन। फॉर टूरिज्म यानी पर्यटन कर सकते हैं, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स और जानवर यहाँ पर चर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ट्रांजेक्शन जोन, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, जैसे क्रॉप है, कल्टीवेशन है, ठीक है, ये सब अलाउड है। लेकिन आप यहाँ समझ लिए, आप इंडस्ट्रीज नहीं डाल सकते हैं। पता चला अलाउड है तो आप वहाँ एक उद्योग धंधा खोल दिया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये नॉट अलाउड, ठीक है। ऐसी कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है जो यहाँ पर प्रकृति को नुकसान पहुँचाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं साइटें कितनी हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाए तो नीलगिरी 2000 में, गल्फ ऑफ मन्नार 2001 में, सुंदरवन 2001 में, नंदा देवी 2004 में, नोक्रेक 2009 में, पंचमढ़ी 2009 में, सिमलीपाल 2009 में, ये 18 हैं, ठीक है 18। अचानक कमर उमर कंटक 2012 में, फिर ग्रेट निकोबार 2013 में, अगस्त्यामलाई 2016 में और कंचनजंगा 2018 में हैं। ये टोटल 18 है। यहाँ पर जो हमको इम्पोर्टेंट लगी, जो साइटें इम्पोर्टेंट लगी वो हमने लिख ली। आइए मैप के द्वारा इसको समझ लेते हैं। नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलता है वहाँ पर नीलगिरी जो है यहाँ पर है, इसे कहते हैं नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी ये आपका नीलगिरी हो गया। नीलगिरी की बात देखते हैं, यहाँ पर नंदा देवी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, आप जानते हैं श्रीलंका, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार हो गया ये, ठीक, गल्फ ऑफ मन्नार। और नोक्रेक मेघालय में है, ये नोक्रेक मेघालय में है। यहाँ पर है दिहांग, ऊपर दिहांग है, नीचे डिब्रू सखोवा है। पूरा नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, छूट गया है, कोई बात नहीं। उसके बाद पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी। सिमलीपाल उड़ीसा में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। ग्रेट निकोबार आप जानते हैं, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमने आपको बताया और प्रयास किया है चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाया जाए। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट अवश्य